एक मान दीजिए। इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। संसाधन विकास वाला चैप्टर है, इसमें अपन ने कल संसाधनों के बारे में पढ़ लिया था। समझ में आ गई था ये बात? पेज नंबर 3 पे निकालो संसाधनों का विकास। यहाँ से अपन पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। देखो संसाधन किस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक और उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। इसमें देखो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक तो है सततपोषणीय विकास की और एक है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की। सततपोषणीय विकास से हमारा क्या तात्पर्य? सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सततपोषणीय विकास है वो किसे कहते हैं। अरे आवाज उठो रे। देखो सततपोषणीय विकास का तात्पर्य है कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा तो करे ही करे और साथ में आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी संसाधनों को पूरा करे। संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना ये लिखनी है सबको। इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए। बिन बंद कर लाइट बना लाइट बने भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए। और साथ में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना। ऐसा विकास है वो क्या कहलाता है? सततपोषणीय विकास है वो कहलाता है। सततपोषणीय विकास का देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको अंडरलाइन कर लो, मोस्ट लगा लो इसको पेज नंबर 3 पे नीचे। सततपोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो ये किताब में दिया हुआ है यहाँ पे सततपोषणीय विकास वाला। इसका सीधा सीधा प्रश्न बनता है आपके और इसमें से सीधा सीधा प्रश्न पूछ हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। इसको मिटा दूंगा, किताब में भी दिया हुआ है, किताब में भी लिख सकते हो आप, किताब में देख के। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है वो जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के शहर में है। वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है जिसमें दुनिया के लगभग 150 से अधिक देश है वो भाग लेते हैं। और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में सततपोषणीय विकास के बारे में बात की गई थी और पर्यावरण के बारे में बात की गई थी कि किस प्रकार से पर्यावरण में विकास है वो हो रहा है और किस प्रकार से विकास वो होना चाहिए। और इसी को लेकर एक एजेंडा तैयार किया गया, एक कार्य सूची तैयार की गई। उस कार्य सूची को एजेंडा 21 के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में आएगा एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो एक कार्यक्रम हुआ उसमें एक कार्य सूची बनाई गई। उस कार्य सूची को एजेंडा 21 के नाम से वो जाना जाता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए।
सदनपोष ने विकास की और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। इसमें से एक नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। इसमें से बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो सबको याद होना चाहिए जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है वो हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील की कौन से शहर में हुआ था? एक साथ बोलो सभी। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वो हुआ था जून 1992 में। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो संसाधनों के संरक्षण की है कि संसाधनों का संरक्षण और किस प्रकार से किया जा सकता है। तो संसाधनों के संरक्षण के बारे में जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। There is many thing about everybody's need, not everybody's greed। यानी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो संसाधन है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार की बात कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किया गया वो सबसे पहले जून 1968 में, सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम नाम का एक संगठन है, उसने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण का प्रयास किया सबसे पहले। फिर उसके बाद में 1974 में सुमेशर नाम का एक आदमी है, उसने किताब लिखी और उस किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये सुमेशर की किताब है। ये किताब थी संसाधनों के संरक्षण पे, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सके। फिर 1987 में ब्रटलैंड आयोग है, उसने एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसने सदनपोष ने विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट का नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर। तो इस प्रकार से 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सदनपोष ने विकास के बाद में बात आती है एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 किसे कहते हैं? तो एजेंडा 21 के बारे में पता चल गया क्या था एजेंडा 21? पता चल गया क्या? यस। जो भी तेरे समझ में आया वो बता। बैठ जा। लड़कों में से कौन बताएगा? सुनता लोकेश। एजेंडा 21 क्या था? नहीं पता। जून 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उस पृथ्वी सम्मेलन में विकास को लेकर जो एक कार्यसूची तैयार की गई, संसाधनों के संरक्षण को लेकर एक कार्यसूची तैयार की गई और उस कार्यसूची के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि अपने को किस प्रकार से विकास करना है और पर्यावरण पर समस्याएं हैं उनका किस प्रकार से सुलझाना है उन पर्यावरण की समस्याओं को। तो इसको लेकर जो कार्यसूची तैयार हुई उस कार्यसूची का नाम ये एजेंडा 21 है। और ये एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद में वो बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है वो अपना एजेंडा 21 है वो तैयार करें। ये इस एजेंडा 21 की महत्वपूर्ण बातें थी। समझ में आएगा आपको कि जून 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ये एजेंडा 21 है वो तैयार किया गया। फिर इसके बाद में बात आती है महात्मा गांधी के कोटेशन की। तो महात्मा गांधी का क्या कोटेशन था संसाधनों के संरक्षण को लेकर? अभी मैंने बताया आपको कोटेशन महात्मा गांधी का। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? हाँ, और लालच पूरा संसाधन है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ना कि उनके लालच को पूरा करने के लिए है। यानी लोगों का पेट भरने के लिए तो बहुत सारे संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेट तो जानते हो ना सारे? और पेटी भी जानते हो? पेटी तो किसको कहते हैं? घर में जो बक्सा होता है, यानी पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए तो है। यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो बहुत सारे संसाधन है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए यहाँ पे संसाधन नहीं है। फिर सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाला कौन सा एक क्लब था? सुमेशर ने जो किताब लिखी थी उससे पहले एक क्लब था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उस क्लब ने सबसे पहले जो बात बताई थी
और उस क्लब ने सबसे पहले जो संसाधन संरक्षण की बात की थी, उस क्लब का नाम था क्लब ऑफ रोम। इटली में क्लब ऑफ रोम था, उसने 1968 में संसाधनों के संरक्षण की बात की। फिर 1974 में आगे चलकर सोमेश्वर नाम का व्यक्ति है, उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद में ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट का नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण को लेकर ये प्रयास है वो किए गए। समझ में आ रहा है क्या बात? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की बात करने वाला क्लब कौन सा था? क्लब ऑफ रोम। समझ में आ गई सबको बात? दूसरी बात, संसाधनों के संरक्षण को लेकर किताब लिखने वाला एक आदमी था, उस आदमी का क्या नाम था? सोमेश्वर। और उस सोमेश्वर ने जो किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर तीसरी बात, एक कमीशन था 1987 में, और उस कमीशन का क्या नाम था? ब्रटलैंड कमीशन। और उस ब्रटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इतनी तो बातें समझनी है, समझ में आ गई क्या? ये सारे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों से एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो बनते हैं परीक्षा में। इस चैप्टर से या तो एक 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या सीधा 3 नंबर का प्रश्न है वो आ सकता है इस चैप्टर से। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। समझ में आ गई क्या बातें सारी? अब इसके बाद में संसाधनों के संरक्षण को लेकर तो ये बातें पूरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में, यानी भूमि के बारे में। संसाधन का मतलब तो जानते हो ना सारे? ये तो कल पढ़ लिया था सबने आराम से, और 8वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो आप संसाधनों के बारे में। तो देखो अब पढ़ेंगे अपन भू संसाधन के बारे में कि पृथ्वी पे जो संसाधन पाए जाते हैं। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है? प्राकृतिक। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, और भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान है वो ये पाए जाते हैं। और लगभग 43% भूभाग में तो मैदान है जो कृषि और उद्योगों के लिए सुविधाजनक है, और पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है, और 27% का जो हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी आप उसको अंडरलाइन कर लो कि 43% भाग में तो क्या है? मैदान है। 43% तो मैदानी भाग है, 27% है वो पठारी भाग है, और 30% है वो पर्वतीय भाग है। इस प्रकार से भू संसाधन का वर्गीकरण वो किया जा सकता है। फिर इसके बाद भारत में भू उपयोग के बारे में बताया गया है कि भूमि का उपयोग वो किस किस कारणों के लिए किया जा सकता है। तो देखो भूमि का उपयोग है वो लगभग 8 या 10 प्रकार से वो किया जा सकता है, और उसमें सबसे पहला तो वन, भूमि पर वन लगाए जा सकते हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन लगाने के लिए किया जाता है। फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में बंजर तथा कृषि योग्य भूमि है ये आ जाएगी, और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि ये आ जाएगी, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि बनाने में। फिर प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि जिसमें स्थायी चारागाह है, अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। फिर इसके बाद में प्रतिभूमि यानी वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। फिर वर्तमान प्रतिभूमि, ये सारी है ना ये परिभाषाएं हैं, ये आपसे पूछेंगे कि वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं और प्रतिभूमि किसे कहते हैं। तो देखो वर्तमान प्रति तो जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो वो तो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। और फिर अन्य प्रतिभूमि में जहाँ 1 से 5 वर्ष तक कृषि नहीं की गई है वो अन्य प्रतिभूमि कहलाती है। फिर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, नेट सॉवन एरिया, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि जो कुल भूभाग है उस कुल भूभाग में से कितने भाग पे खेती है वो की गई है, शुद्ध कितने एरिया पे खेती की गई है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो दिया जाए तो वो सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। सकल कृषित क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ में आ गई क्या यहाँ तक बात?
ये भूमि उपयोग के बारे में बताया जाए कि भूमि का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए वो किया जाता है। फिर इसके बाद में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पिछले साल तो पढ़ाया था, अभी भूल गए क्या? शाबाश, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। इस कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 93% के आंकड़े हमारे पास हैं, यानी 93% भूमि पे कितना क्या क्या काम हो रहा है, यानी कहाँ पे कितने वन लगे हुए हैं, कहाँ पे कृषि हो रही है, कहाँ पे कृषि नहीं हो रही है, कहाँ पे प्रतिभूमि है, कहाँ पे प्रतिभूमि नहीं है। तो ये सारी है वो 93% आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध है इन 32,87,263 में से। और हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 33% भौगोलिक क्षेत्र पे तो क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, यानी लगभग इसे ये पूरा 100% है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस 100 में से 33% में तो क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। ये बात कब की गई है? ये बात 1952 में की गई है राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। उस राष्ट्रीय वन नीति में ये बात बताई गई है कि भूमि के लगभग 33% क्षेत्र पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। फिर इसके बाद में भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय, यानी भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है।